गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपको प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोहचुंबकीय पदार्थों में अंतर बताया जाएगा, यानी उनकी तुलनात्मक अध्ययन जो है वो हम आज स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इनके तुलनात्मक अध्ययन में सबसे पहले इनके बारे में जो भी आपने पढ़ा है प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोहचुंबकीय, वो सब इसमें शामिल हो जाएगा। ठीक है, इनकी क्या क्या डेफिनेशन, मतलब क्या इनका व्यवहार है चुंबकीय क्षेत्र के प्रति, और ये किस प्रकार से चुंबकित या प्रतिचुंबकित होते हैं। ठीक है, वो सब इसमें दे रखा है। ये सब हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। ठीक है, जो कि इनकी डेफिनेशन में थे और इनके गुणों में थे। ठीक है, आप देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट, ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली से चुंबकित होते हैं। तो ये क्षेत्र की ही दिशा में मामूली से चुंबकित होंगे, और ये यानी लोहचुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में बहुत अधिक मात्रा में चुंबकित हो जाते हैं, यानी प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें। चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेने पर इनका चुंबकन समाप्त हो जाता है, इसके लिए भी ऐसा ही है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है लोहचुंबकीय में। तो चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेने पर, बीच वाला देखिए अनुचुंबकीय में, चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेने पर इनका चुंबकन समाप्त हो जाता है। लेकिन थर्ड है लोहचुंबकीय में, देखो चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेने पर इनका चुंबकन समाप्त नहीं होता है, इसमें कुछ न कुछ चुंबकन बना रह जाता है। ठीक है, ये पदार्थ किसी चुंबक के सिरे के समीप लाए जाने पर तनिक प्रतिकर्षण का अनुभव करते हैं। ये सब आप टॉपिक पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो बस यहाँ डिफरेंस के रूप में आपको शो कर रखा है। तो स्टूडेंट्स, ये जो डिफरेंस है तीनों का तुलनात्मक अध्ययन है, ये मैं आपको PDF के रूप में दे दूँगा। क्लियर, आप उसको अपने नोटबुक में उतार लेना। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है, चुंबकत्व का परमाणुीय मॉडल, और इसके आधार पर जो चुंबकीय गुण है वो कैसे आता है तीनों प्रकार के पदार्थों में, तो वो समझाया जाएगा। तो आज बस मैं इसमें चुंबकत्व का परमाणुीय मॉडल समझाऊंगा। जैसे आपने देखा होगा, पृथ्वी सूरज के चारों ओर परिक्रमा करती है और अपनी धुरी पर भी घूमती है। ठीक वैसे ही किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। ठीक है, साथ के साथ वो अपनी धुरी पर भी परिक्रमा करते हैं। ठीक है, घूमते रहते हैं धुरी पर। ठीक है, तो जो उनकी स्पिन होती है इलेक्ट्रॉनों की, जिसको हम चक्रण बोलते हैं, स्पिन। ठीक है, तो वो चक्रण जो है वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो नाभिक में इलेक्ट्रॉन है, सारे इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं नाभिक के चारों ओर, नाभिक में नहीं, नाभिक के चारों ओर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, सबका परिक्रमण एक ही दिशा में होता है। मतलब इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे सब एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, या तो वो इस तरीके से होगा या फिर इसका अपोजिट होगा, सारे एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये जिस धुरी के चारों ओर घूम रहा है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहे होंगे, तो कुछ एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। मतलब उनका जो चक्रण है वो प्लस का भी होता है, माइनस का भी होता है, जिसको हम M से दिखाते हैं। ठीक है, खैर ये चीज़ आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे। जो चक्रण है क्या होता है, अगर एक चक्रण क्लॉकवाइज है तो दूसरा जो चक्रण है एंटी क्लॉकवाइज, वो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, तो चुंबकन प्रभाव खत्म हो जाता है। लेकिन अगर किसी का चक्रण बना रह जाता है तो वो फिर पदार्थ चुंबकीय पदार्थ हो जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए आप इसी चीज़ को, टॉपिक को हम समझेंगे यहाँ से। पदार्थों में चुंबकत्व की उत्पत्ति की व्याख्या परमाणुीय मॉडल के आधार पर की जा सकती है। हम जानते हैं कि पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है। प्रत्येक परमाणु के केंद्र पर एक धनावेशित नाभिक होता है, जिसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन परिक्रमण करते हैं। चूँकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, अतः परिक्रमण करता हुआ इलेक्ट्रॉन एक धारा लूप अथवा चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है उन पर आवेश होते हैं। ठीक है, और कोई भी आवेश अगर स्थिर अवस्था में है तो वो सिर्फ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, लेकिन ये आवेश जो इलेक्ट्रॉन है जो कि गतिमान होते हैं, तो ये जो भी कोई आवेश गतिमान होता है वो चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करते हैं। तो जो परमाणु है उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है, क्योंकि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो गतिमान है। अब यहाँ
जो चुंबकीय क्षेत्र है वो डिपेंड करता है उनकी स्पिन पर भी, ठीक है। जो जिस एक्सिस के अबाउट ये घूम रहे हैं, मान लो ये इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, ठीक है, इस तरीके से, तो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा वो जैसे इसका अपोजिट घूम रहा होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन है, यानी इसमें विषम इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, विषम इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन बचा रह जाएगा। सम इलेक्ट्रॉन होते तो सबके स्पिन कैंसिल हो जाते हैं। तो विषम इलेक्ट्रॉन होने पर तो किसी एक चक्रण के कारण, एक इलेक्ट्रॉन के चक्रण के कारण क्या होगा, चुंबकीय प्रभाव इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए चुंबकीय द्विध्रुव की तरफ व्यवहार करता है, जिस कारण परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण होता है। इलेक्ट्रॉन कक्षीय परिक्रमण के अतिरिक्त अपनी धुरी पर भी घूमता है, जिसे चक्रण कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के कक्षीय परिक्रमण तथा चक्रण दोनों ही के कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, परंतु परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण का अधिकांश भाग इलेक्ट्रॉन के चक्रण से उत्पन्न होता है, ठीक है। कक्षीय परिक्रमण का योगदान बहुत कम होता है, ठीक है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो अधिकांश भाग हो रहा है वो चक्रण से ही प्राप्त हो रहा है। तो इसमें ये ध्यान रखने वाली बात ज़रूरी है, अगर किसी परमाणु में एक जैसे चक्रण सबको एक साथ जोड़ लिया जाए और जो विपरीत चक्रण है सब उनको अलग जोड़ लिया जाए, तो अगर उनकी संख्या समान है दोनों तरफ, दोनों ओर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो एक दूसरे के चक्रण यानी उनके जो चुंबकीय प्रभाव होंगे एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, जिससे वो चुंबकीय क्षमता उसके अंदर नहीं होगी चक्रण के कारण, ठीक है। और यदि इसमें दोनों तरफ के जो इलेक्ट्रॉन है, जो क्लॉकवाइज स्पिन कर रहे हैं और जो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहे हैं, तो उनकी संख्या समान नहीं है, तो क्या होगा, वो जो परमाणु है वो चुंबकीय प्रभाव दिखाएगा, ठीक है। स्टूडेंट आज इस क्लास में इतना ही वर्क रखेंगे, ठीक है। इसकी PDF मैं आपको सेंड कर दूँगा, क्लियर।